हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे। झारखंड के पेपर्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आई थिंक अप टू लिपिड्स कंप्लीट हो चुका था हमारा। एंड नेक्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ ओके क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सभी के लिए आ सकता है, इधर क्वांटिटेटिव टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन लिपिड्स किसी के लिए भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, प्रोटीन्स के लिए भी, लिपिड्स के लिए भी, किसी के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा एडवाइस यही है कि ये वाला जो क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो आप प्रोटीन के लिए भी याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी याद कीजिए एंड लिपिड्स के लिए भी याद कीजिए। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि पूछेगा ये क्वेश्चंस। नो, तो जो बेसिक टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो हमारा फर्स्टली है मॉलिस टेस्ट। ये एक जनरल टेस्ट है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। बेसिकली सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसमें पार्ट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि इस टेस्ट में होता क्या है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो सर्टेन केमिकल चेंजेस होते हैं और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमारा वो फॉर्म्यूलर डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। उसके बाद उसमें जैसे ही आप अल्फा नेफ्थोल लगाते हैं तो उसका कलर आता है पर्पल कलर। जनरली जितने भी टेस्ट हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन वो सारे हमारे कलर टेस्ट हैं, कह सकते हैं कलर टेस्ट, क्योंकि वहां पे कलर दिख के हमको पता चलता है कि इधर इट इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, तो जैसे यहाँ पे है कि अगर दो सैंपल है हमारे पास तो आफ्टर एडिंग अल्फा नेप्थोल अगर वो पर्पल कलर का हुआ देन द सैंपल कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट सैंपल में प्रेजेंट नहीं है। सिमिलर टेस्ट है हमारा, दूसरा टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। तो दोनों टेस्ट जो है कलर प्रिडिक्शंस दोनों का सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि दोनों में कॉपर कुप्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है जो ब्राउनिश कलर का होता है या ब्रिक रेड आप कह सकते हैं। तो जैसे ही ब्रिक रेड मिलता है तो हमको पता चल जाता है कि ये जो सैंपल है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है और बेसिकली उसमें क्या प्रेजेंट है हमारा रिड्यूसिंग शुगर। तो फिलिंग टेस्ट करने के लिए क्या होता है, फिलिंग टेस्ट में हमारा दो सॉल्यूशंस होता है, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। तो प्रेसिपिटेशंस होता है, जैसे आप दोनों मिलाएंगे उसको हीट करेंगे सैंपल के साथ फॉर 2 मिनट्स और मोर देन 2 मिनट्स बट लेस देन 5 मिनट्स। तो वहां पे क्या होता है कि कुप्रस ऑक्साइड बनेगा जो प्रेसिपिटेट आउट होगा और वो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो हमारा ब्रिक रेड कलर का होगा। और यही जो ब्रिक रेड कलर है वही हमारा डिटेक्शन देगा कि ये जो सैंपल है हमारा इट इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हमारा सेम है बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए भी। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में भी अब हमारा क्या है कि यहाँ पे भी हमारा, बट यहाँ पे जैसे अपने फेलिंग टेस्ट देखा तो दोनों में अंतर यही है कि फेलिंग में हमारा 2 रिएजेंट लगता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, बट बेनेडिक्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रिएजेंट। तो अब ये जो है हमारा क्या है कि इसमें इन्योल में कन्वर्ट्स होते हैं, बट लास्टली जो कन्वर्ट होना है वो क्या चीज में होगा, कुप्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स में, जो फिर से ब्रिक रेड कलर देगा सिमिलर टू फेलिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है बारफोर्ड रिएजेंट। अब हमारा डिस्टिंग्विश करना होगा मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स में। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो जनरली रिड्यूसिंग शुगर हमने देखा कि इन दोनों में जा रहा है तो ओके, बट रिड्यूसिंग शुगर्स में अमोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है ऑब्वियस। तो अब यहाँ पे हमको कैसे दोनों में डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो सैंपल है, जो भी हमारा सैंपल है ये मोनोसेक्राइड्स है, दूसरा जो सैंपल है वो हमारा डाइसेक्राइड्स है। तो उसके लिए हमको क्या करते हैं कि बेसिकली बारफोर्ड रिएजेंट से हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको बारफोर्ड टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टाइम लिमिटेशंस है दोनों का। तो इनिशियली हमारा कोई भी रिड्यूसिंग शुगर दैट मीन्स कि मोनोसेक्राइड्स है, तो हम जानते हैं कि मोनोसेक्राइड जो सबसे सिंपलर फॉर्म है उसको फिर से टूटने की जरूरत नहीं है, फर्दर हाइड्रोलाइज होने की जरूरत नहीं है, तो रिएक्शन में इंस्टेंट जाएगा। डाइसेक्राइड्स क्या है, देयर इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, 2 मॉलिक्यूल है मोनोसेक्राइड्स का जुड़ा हुआ है।
एक बॉन्ड के साथ, तो अब वो दोनों बॉन्ड टूटेगा, देन हाइड्रोलाइसिस में जाएगा। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जो भी दो मॉलिक्यूल्स है कार्बो मोनोसेक्राइड्स का, उसमें टूटेगा। तो इसको होने में थोड़ा प्रक्रिया लगेगा, जितना भी टाइम लगे, 2-3 मिनट्स, वट एवर 5 मिनट्स। तो बट मोनोसेक्राइड्स में है नहीं, वो तो फर्दर एक ही यूनिट्स का है, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन देगा, वो तुरंत में कलर रिएक्शन देगा। और हमारा जो प्रोटोकॉल है वो तो 2 मिनट्स का है, तो 2 मिनट के अंदर हमारा मोनोसेक्राइड्स जो है ये रिएक्शंस में चला जाएगा। मे बी आप 15-16 मिनट्स रखेंगे तो डाइसेक्राइड्स भी चला जाएगा, नो डाउट, बट हमारा टाइम लिमिटेशंस है। तो इसीलिए जब भी हमको डिस्टिंग्विश करना होगा मोनोसेक्राइड्स फ्रॉम डाइसेक्राइड्स, तो हम बारफोल्ड रिएक्शंस करते हैं, या मोनोसेक्राइड्स को दूसरे किसी से भी हमको तुलना करना होगा तो हम बारफोल्ड रिएजेंट्स यूज करते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारा आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट क्या है? बेसिक टेस्ट है हमारा पॉलीसेक्राइड्स के लिए, आप कह सकते हैं फॉर स्टार्च। तो इसमें क्या होता है कि लास्टली एमाइलोज, हम जानते हैं कि इस स्टार्च जो है वो हमारा एमाइलोज पैक्टिन्स का बना होता है। तो जैसे ही आयोडीन के साथ आप इसका रिएक्शंस कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और वो ब्लू ब्लैक कलर का होता है। फिर उसको रिएक्ट कराएंगे, फर्दर रिएक्शंस में मल्टी स्टेप प्रोसेस में जाता है, तो अम्बर कलर जनरली प्रोड्यूस करता है। तो दैट इज आयोडीन टेस्ट। ये स्पेसिफिक टेस्ट है फॉर स्टार्च। अब नेक्स्ट है कि डिफाइन एंड क्लासिफाई एंजाइम्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस। तो एंजाइम्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक साथ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है? काइंड ऑफ बायोकैटलिस्ट। ओके, तो बायोकैटलिस्ट हमारा क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है कि केमिकली जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बहुत तेजी के साथ बढ़ा दे, मतलब जो रिएक्शंस हमारा 2 घंटे में हो रहा है उसको ये 2 सेकेंड्स में कर देता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये क्या है? बायोकैटलिस्ट, दैट मीन्स कि इनसाइड आवर बॉडी लिविंग चीज उसमें है। तो सेल के अंदर है ये हमारा, तो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो हमारे अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको इंस्टेंट करता है। तो बायोकैटलिस्ट इंस्टेंट कर देता है, विदाउट चेंजिंग, कुछ भी चेंजिंग नहीं लाता है, कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं लाता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो नाना चाहा तो खुद अपने हिसाब से डाल दिया, वैसा कुछ नहीं करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस किए बिना ये काम करता है। अब दूसरा है क्लासिफिकेशंस। तो इसके जो क्लासिफिकेशंस हम करते हैं जनरली, तो इसके जो क्लासिफिकेशन है वो है कि टाइप ऑफ रिएक्शन विच इट कैटलाइजेस, कैसा ये रिएक्शन कैटलाइज कर रहा है वैसा उसका नाम दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस दोनों हो रहा है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस जहां पे भी हो रहा है, जहां पे भी कोई भी टाइप के ऑक्सीडेशंस करवा रहा है, इधर रिएक्शन रिडक्शंस करा रहा है या दोनों करवा रहा है, तो वैसे जो भी एंजाइम्स कैटलाइज्ड करेंगे वैसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए कि ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये रिड्यूस फॉर्म में है, दूसरा ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो ये क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया। मतलब जहां पे भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहेंगे, वैसे एंजाइम्स को। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, खैर आप जानते होंगे, बट अगर फिर भी एक बार रिकॉल करा देते हैं कि जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो उस एक प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, एंड रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा। ओके, अब दूसरा है ट्रांसफरेजेस। तो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है कि वैसे ग्रुप है जो ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी चीज का, कोई भी एक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वैसा जो भी कैटेलाइजेशन किया होगा जिस एंजाइम्स ने उसको हम लोग ट्रांसफरेजेस कहेंगे। ओके, कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं, आप वो याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एस के साथ जी जुड़ा है, एस डस खाली है, तो अब यहाँ पे कोई एंजाइम्स आया होगा तो वो क्या किया? एस डस को खाली करके इसका जो भी मोइटी है वो एस डस पे दे दिया। ओके, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि वाटर्स का एक्ट होगा, हाइड्रो दैट मीन्स वाटर। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोलाइसिस वाली चीजें होंगी, जो भी ट्रांसफर होना है वो वाटर के द्वारा होना है, तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है हमारा
लाइजेसिस। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये भी सिमिलर है हाइड्रोलिसिस से, बट यहाँ पे वाटर नहीं आता है, ठीक है। तो अब वाटर नहीं आएगा तो कुछ ट्रांसफर हुआ है तो वहां पे कुछ ना कुछ आएगा, तो वहां पे बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। एक चीज ट्रांसफर हुआ तो उसके जगह पे एक डबल बॉन्ड में तब्दील कर दिया वो। नेक्स्ट है आइसोमरेसिस। अगर आइसोमर्स में बदल रहा है, सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में, डी को एल में, तो इस टाइप्स में अगर उसी के दूसरे आइसोमर्स में बदल रहा है तो ऐसे एंजाइम्स को जो कैटालाइज कर रहे हैं उसको हम लोग आइसोमरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेजेस मीन्स ज्वाइंट करना, जोड़ना। तो अगर दो चीज को जोड़ रहा हो, दो सबस्ट्रेट को जोड़ रहा हो, कोई भी चीज का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइगेजेस। अब है हमारा की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये काम कर रहा है। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि काम कैसे कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारा एंजाइम से एंड दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो अब एंजाइम्स में क्या है कि एक एक्टिव साइट होता है, दूसरा क्या होता है कैटालाइटिक साइट, ठीक है। अब एक्टिव साइट क्या है कि जहां पे सबस्ट्रेट को लगना है, चिपकना है, दैट थिंग इज एक्टिव साइट, और जो काम करेगा दैट इज कैटालाइटिक साइट। दूसरा पोर्शन उसका कैटालाइटिक साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ये लगना है ये इसका एक्टिव साइट हुआ और ये वाला इसका कैटालाइटिक साइट हुआ। तो जैसे ही एंजाइम्स दोनों लगेगा, अगर एक चीज और दूसरा कैटालाइटिक साइट इस पे काम करेगा, कैटालाइसिस करेगा। तो एक चीज क्या होता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के साथ लगता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है काफी वीक बॉन्ड के साथ करता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो दोनों अलग नहीं होगा, तो काफी वीक बॉन्ड के साथ ये ओके होता है। उसके बाद जैसे ही कैटालाइटिक पोजिशन हो गया, काम हो गया, फिर ये अपना अलग अलग हो जाता है, ठीक है। एंजाइम सर्कल सबस्ट्रेट जो है रिएक्ट, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट में चेंज होना है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो फर्स्टली हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है, और यहाँ पे दिया हुआ है फैटी एसिड्स का करना है। तो जो बीटा पोजिशंस पे का पोजिशंस पे जो भी चीज है उसका ऑक्सीडेशन करना, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये कहाँ पे होगा, बेसिकली प्रोकार्योटिक्स है अगर एनिमल्स तो उसका साइटोसोल में होता है, यूकारियोटिक्स है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और लास्टली क्या होता है, फैटी एसिड को बदलता क्या चीज में है, एसिटाइल सीओए में। तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसको हमको याद करने की जरूरत है, तो ये हम याद करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो फैटी एसिड से बीटा कार्बन है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है कार्बोनाइल ग्रुप में, और इसके जो स्टेप है वो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा हम समझा देते हैं। जो पहला स्टेप होता है, तो यहाँ पे क्या है कि एक फैटी एसिड है, ऑब्वियस फैटी एसिड होगा होगा क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन होना है। तो वो क्या होता है एक्टिव फैटी एसाइल सीओए में बदलता है। अब बदलेगा कैसे, अचानक तो बदलेगा नहीं, तो ऑब्वियस इन सभी को बदलने के लिए कोई भी रिएक्शन हो उसको कैटेलाइज करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस हमेशा। तो यहाँ पे क्या है कि फैटी एसाइल सीओए सिंथेसिस होता है, तो ये क्या करता है एक्टिवेट करता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, एसीआई सीओए जैसे ही आता है तो ये क्या होता है कि एक्टिव हो जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, तो अब यहाँ पे एसीआई सीओए जो होता है ये एफएडी और बहुत सारे एनर्जी करेंसीज भी रहते हैं, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए एफएडीएच2, मतलब दो हाइड्रोजन की जरूरत है क्योंकि वो बदल रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से लाएगा, तो एक हाइड्रोजन ये यहाँ से लेता और एक हाइड्रोजन ये यहाँ से लेता है। तो अब जैसे एक एक हाइड्रोजन लेगा तो हाइड्रोजन की कमी होगी। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है, दो हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक आर यहाँ और एक यहाँ, मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये तो आप बचपन से जान रहे हैं, मतलब एक कार्बन के चार बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे एक बॉन्ड यहाँ से निकल गया, एक बॉन्ड यहाँ से निकल गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ऑब्वियस। तो क्या हो गया, अनसैचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ, दूसरा में अनसैचुरेशन आया। उसके बाद अब थर्ड में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस होता है विद अदर एंजाइम्स। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा कि H2O, तो ये
कहीं जाके लगेगा ऑब्वियस। तो सबसे जो इजिएस्ट पार्ट होता है अटैक करने के लिए वो हमारा क्या होता है, या तो एंड पोर्शंस, दूसरा अनसैचुरेशन पार्ट जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, H2O है जब, तो हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारा क्या था 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और लास्ट में तोड़ना इजी है, डबल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन OH, क्योंकि इसको जैसे डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा H प्लस OH, ऐसे ही होता है OH माइनस, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा और OH दूसरे पे लगेगा। अब नेक्स्ट में हमारा क्या हुआ था कि जैसे वाटर ऐड हुआ उसके बाद अब यहाँ से क्या है कि फिर से इसको एक हाइड्रोजन लेना है। अब कहाँ कैसे होगा, तो जैसे कि मान लीजिए देखिए NAD, ये हमारा क्या है NAD NADH H प्लस, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में है, मतलब 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया, एक्स्ट्रा एनवायरमेंट से तो लेगा नहीं, तो ऑब्वियस उसी कंपाउंड से लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि H एंड H ये यहाँ से निकल के 2 हाइड्रोजन निकल जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट में हमारा क्या होता है कि लास्टली क्या है कि COA और थायोलेज के प्रेजेंट में, थायोलेज क्या है कि क्लिवेटिक रिएक्शंस में जाता है। क्लिवेटिक कहने का मतलब है इक्वली टूट जाना, तो एक तो सीधा यहाँ से टूट गया क्योंकि डबल बॉन्ड और लास्ट वाला पेयर है तो वहां अटैक करना ज्यादा इजी होगा, तो एक बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से होता है, तो ये एज इट इज निकल जाता है एक हाइड्रोजन लेके। दूसरा क्या होता है कि ये जो COA है वो इसके साथ लग के एसिटाइल COA और एसिटाइल COA बनाता है, एंड दिस इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ये आपको टोटली याद करना पड़ेगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म्स में जितने भी साइकिल हैं, इधर ग्लाइकोलाइसिस, यूरिया साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, क्योंकि जितने भी है बाकी में 2-3 पढ़ना है, बट फैटी एसिड्स के लिए, लिपिड्स के लिए मेटाबॉलिज्म में आपको सिंगल पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, सारे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, सारे चार्ट्स जो भी फ्लो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख के ट्राई कीजिए तो आपको इजिली याद होगा। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया एंड हाउ कैल्शियम हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो हम जानते हैं कैल्शियम हमारे बॉडी में रहना बहुत जरूरी है, बेसिकली जरूरी है हर चीज के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, चाहे आपके बोन्स के लिए रहे, आपके टीथ के लिए रहे, और न्यूरोट्रांसमिशंस के लिए रहे, हर एक चीज के लिए कैल्शियम का रहना बहुत जरूरी है। अनलाइक लाइक अदर मिनरल्स, फॉस्फोरस का भी हमको चाहिए, सब चीज हमको चाहिए, बट हमको यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर वर्ड कब लगता है, जब कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में हो रही। हाइपो वर्ड लगता है जब कोई भी चीज के लिए हम डेफिशिएंट हो। तो अब हाइपर कैल्सीमिया है, दैट मीन्स कि एलिवेटेड है कैल्शियम लेवल, जो नॉर्मल होना चाहिए हमारी बॉडी में उससे कहीं ज्यादा है। तो अब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पे जाके रहने लग जाएगा, कहीं ना कहीं पे जाएगा रहेगा, दूसरे एक्युमुलेशन होने लग जाएगा दूसरे ऑर्गेन्स में। जैसे ही ऑर्गेन्स में एक्युमुलेशन रहने लग जाएगा तो ये क्या करेगा कि दूसरे के साथ काम इंटरफेरेंस करने लग जाएगा, या बोन्स में जाके क्या करेगा कैल्सिफिकेशन करने लगा, एक्स्ट्रा कैल्सिफाइड हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, ज्वाइंट एक्स्ट्रा कैल्सिफाइड होगा तो वो मुड़ेगा नहीं, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं। उसके बाद अब ये तो हमारा हाइपर कैल्सियमिया एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारा कैल्शियम है ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प कैसे करता है, ओके। तो अब हमारा क्या होता है कि हम मसल कॉन्ट्रैक्शंस में पढ़ते हैं कि 2 प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। तो ये क्या करता है कि इन्हीं दोनों के बीच का इंट्रैक्शंस काम करता है, ठीक है। तो कैल्शियम अगर नहीं होगा तो हमारा जो पहले कैल्शियम का रिलीज होने लग जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है कैल्शियम चैनल, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वहां से कैल्शियम रिलीज होने लगता है। तो ये क्या होता है कि टोपोनिन C में बाइंड अप होने लग जाता है। तो बाइंड अप होता है तो क्या होता है कि जो हमारा मायोसिन्स का हेड है वो टाइटन होता है एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर। आपने एक फिलामेंट वाला थ्योरी पढ़ा होगा कि इस टाइप का स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ा होगा कि या नहीं भी पढ़ा है तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस का मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि जैसे
ऐसे है, फिर ये क्या होगा, ऐसे होगा, फिर ये इधर से स्लाइड करेगा, सिमिलर ये कंडीशंस होते रहता है। तो यही कंडीशंस होने के लिए हमारा क्या होता है कि कैल्शियम्स का रहना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि ये मायोसिन हेड को टाइट करता है एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस को बिगिन करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ, कैल्शियम एप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं हुआ, तो क्या होगा कि नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होने लग जाएगा, या वो काफी स्लो होने लग जाएगा, जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशंस इन विच सीरम सोडियम लेवल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मतलब हाइपर वाला भी पूछ रहा है एंड दूसरा हाइपो वाला भी पूछ रहा है, मतलब एक्सेस अमाउंट में भी है तो क्या कंडीशंस हो सकता है, या डेफिशिएंट है तो क्या हो सकता है। एक्सेस अमाउंट में है तो क्या होगा, ऑब्वियस हाइपर होगा, हाइपर नाइट्रीमिया, क्योंकि नाइट्रियम वर्ड हम यूज करते हैं सोडियम के लिए, और कम होगा तो हाइपोनाइट्रीमिया। तो पहले हम हाइपो पढ़ लेते हैं। तो हाइपो एक कंडीशन है जहां सोडियम का जो लेवल है हमारे ब्लड में वो काफी लो है, ठीक है, बेसिकली 135 मिलीमोल पर लीटर ऑफ ब्लड से काफी कम है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्यों, बहुत सारे कारण से ये लो सोडियम लेवल हो सकता है। इधर हमारा किडनी फेल्यूर है, हार्ट फेल्यूर है, सिरोसिस है, डायूरेटिक्स का यूज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड्स है, तो वो हमारे सोडियम लेवल को कम करता है या बॉडी से बाहर कर देता है। डायूरेटिक्स का यूज करेंगे तो यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा, तो वो सोडियम को भी बाहर कर देता है, ठीक है। अब सोडियम कम होगा तो काफी कम होगा हमारे बॉडी में, तो हमारा ब्रेन डिसफंक्शन कर सकता है, हम कंफ्यूजन्स में हो सकते हैं, हमारे मसल ट्विचेस हो सकते हैं, फड़कने लग सकता है, सीजर्स आ सकता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो डायूरेटिक्स हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया उसको स्टॉप कर दे, या इंट्रावेनस फ्लूइड हम ले सकते हैं, या ऊपर से कभी कभी स्लाइन लेते हैं, तो वो उससे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया क्या है कि जब हमारा 135 मिलीमोल पर लीटर से काफी ज्यादा हो हमारे बॉडी में सोडियम, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि सोडियम जैसे ही रिटेन करने लग जाएगा बहुत ज्यादा, तो हमारे बॉडी में वाटर कंजम्पशन कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही एक्सेस होने लग जाएगा तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो मे बी ये फर्स्टली डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है हमारी बॉडी में, दूसरा बहुत कम पानी पी रहे हैं उस वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है कि पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, सिर्फ सोडियम बचा, पानी के साथ सोडियम नहीं निकला, सिर्फ पानी निकला, बाकी सोडियम बहुत ज्यादा हो गया। या डायरिया का केस है जहाँ पे सीवर लॉस हुआ है हमारा वाटर बॉडी से, तो उस केस में हमारा हाइपरनाइट्रीमिया हो सकता है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली डिहाइड्रेशन है, इसमें भी है कि हम लोग, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि एनएफ फ्लूइड्स नहीं ले सकते हैं, या डायरिया का केस हो सकता है, किडनी डिसफंक्शन कर सकता है, बहुत ज्यादा हमने डायूरेटिक्स यूज किया हो, मे बी ये सब काम हो सकता है। नेक्स्ट है कि अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये मे भी क्वेश्चंस हो सकता है। तो हम जाने कि डिहाइड्रेशन के कारण ये हो सकता है, तो बेसिकली हम लोग खुद को हाइड्रेटेड रखें हमेशा, तो उससे हो सकता है। अगर बेसिकली अगर कभी जरूरत पड़ा तो ओआरएस के थ्रू भी हमारा ये चीज कंट्रोल हो सकता है। इधर और बहुत ज्यादा हुआ तो आईवी में हम स्लाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एंजाइमेटिक स्टेप इन्वॉल्विंग ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ यूनिट में बनता है पाइरुवेट में, ये तो हम जानते हैं पाइरुवेट में बनता है। तो इन एरोबिक कंडीशंस, पाइरुवेट में एरोबिक कंडीशंस में, अगर एरोबिक कंडीशंस नहीं है, ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं है, इन एरोबिक कंडीशंस है, तो एनएरोबिक कंडीशंस में लैक्टेट बनता है, ठीक है। तो बेसिकली एनी ह्यूमंस का पढ़ना है तो ह्यूमंस में जनरली पाइरुवेट में टूटता है क्योंकि एयर का प्रेजेंस होता है। तो ये एक बेसिक रिएक्शंस है जो याद करने पड़ेंगे आपको, कि एक ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट्स में विद NADH 2H प्लस 2 ATP में। तो फर्स्टली जो इसके स्टेप्स हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो हम स्टेप्स में आते हैं। फर्स्टली ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन क्या होता है, तो यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम्स को कैटालाइज करना है वो दिया है। तो मोस्टली आपको स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ चार्ट याद कीजिए। आपको अगर चार्ट याद है तो स्टेप आप खुद ब खुद लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये चार्ट याद है तो।
अब मॉलिक्यूल है ग्लूकोज 6 कार्बन का है ये। तो फर्स्टली है हमारा जो रिएक्शंस में जाता है वो है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन दो चीज होता है यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन एंड डिफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, लेकिन एडिशंस करने के लिए कोई ना कोई वहां पे प्रेजेंस होना चाहिए, कैटेलाइज करना चाहिए, खुद ब खुद तो कोई करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में पहला फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होता है। तो ये हेक्सोकाइनेज है और इजी क्या होगा, जैसे 1 2 3 ये 6 मॉलिक्यूल्स का है। तो अब हम क्या जाने कि पहला और लास्ट, तो ये और लास्ट अगर किसी को तोड़ना होगा तो क्या करेगा, बीच का तो तोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मजबूत रहेगा, तो पहला तोड़ेगा या लास्ट वाला तोड़ेगा, ये अगर हम इधर से 1 to 6 कर रहे हैं तो 1 पोजीशन को तोड़ सकता है या 6 पोजीशन पे तोड़ सकता है। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों हुआ, 1 फॉस्फेट भी हो सकता था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हेक्सोकाइनेज है, मतलब छठा वाले पोजीशन पे ये काटना चाह रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन हुआ 6 पोजीशंस पे। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि आइसोमराइजेशन के तहत क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रिएक्टिव नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुआ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में। मैंने बोला था इससे पहले, अभी क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं कि अगर आइसोमर्स में बदल रहा होगा तो उसको आइसोमरेजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये एग्जाम्पल है आपका, तो ग्लूकोज को किस आइसोमर्स में बदल रहा है, फ्रुक्टोज में बदल रहा है, तो 6 ग्लूकोज के भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, तो कोई अंतर नहीं हुआ, बस इसके आइसोमर्स में इसको बदल दिया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि डाइफॉस्फोराइलेशन, फिर से एक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में। तो अब ये क्या है, सेम। अब यहाँ पे क्या हो गया कि फ्रुक्टोज 6 पोजीशंस पे फॉस्फेट पहले से लगा है, तो अब एक ही चीज हमारा खाली है फॉस्फोराइलेशन के लिए, पहला पोजीशन, तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा कि ये जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है इसको तोड़ देता है इन 3 यूनिट्स। 6 यूनिट को क्या है कि एक आधा आधा यूनिट में तोड़ देता है। तो एक फॉस्फोराइलेशन पहला पोजीशन पे है, एक छठा पोजीशन पे, मतलब बीच से तोड़ा। तो ढाप और ग्लूकोज 3 फॉस्फेट में तोड़ता है। फिर दोनों को अगर हालांकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, दोनों स्टेबल है, मतलब दोनों इंटरचेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि J3 जो भी है वो डैप में नहीं बदल सकता, वो भी उसमें बदल सकता है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि G3 हाइड्रो डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में क्या होता है कि फिर से एक बार फॉस्फोराइलेशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन इसका हो गया और ये इसका फर्स्ट पोजीशन हो गया। तो अब लास्ट वाला पोजीशन जो इसका खाली है वहां पे फॉस्फोराइलेशन होगा। तो 1,3/2 लगा है चूंकि, इसीलिए बाई फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो क्या है कि अब फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होता है, मतलब जो फॉस्फोराइलेशन है वो फिर से डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक फॉस्फेट, जो पहला पोजीशन वाला जो फॉस्फेट था वो फिर से रिमूव हो जाता है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबल करने के लिए आता है फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेस। तो ये क्या होता है कि जहां पे मान लीजिए जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो क्या है कि काफी इजिली एडेक्टेबल है, तो उसको मोर स्टेबल में बदलता है, तो ये क्या होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इनोलेस के प्रेजेंस में ये क्या होता है कि फर्स्ट को इनोल पाइरुवेट बनता है एंड लास्टली पाइरुवेट काइनेस के मदद से ये फिर से डीफॉस्फोराइलेशन में जाता है एंड जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट का जनरेशन होता है। इस टाइप सीरीज में काइंड 10 रिएक्शंस के बाद पाइरुवेट में बनता है और आपको अकॉर्डिंगली सारा चीज याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन इन एमिनो एसिड्स। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या है कि ट्रांस एमिनेशन मतलब ट्रांसफर और अमीनो एसिड्स। तो अब यहाँ पे जो हमारा अमीनो एसिड्स में है क्या है कि कीटोग्लूटारेट में ट्रांसफर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक अमीनो एसिड्स है, ये कीटो एसिड्स है, कीटो CO ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप, यहाँ पे अमीनो ग्रुप्स। कुछ नहीं हो रहा है, ट्रांस एमिनीज एंजाइम के प्रेजेंस से क्या हो रहा है
कि ये वाला पोजीशन सिर्फ बदल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो एमिनो एसिड्स है जहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोजीशंस था ये सीधा उल्टा हो गया बस, और कुछ दूसरा चीज नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, अमीनो एसिड दैट इज कीटो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या है, R1 नाम याद रखने के लिए एक R1 ग्रुप लगा है, R2 ग्रुप लगा है। तो बस अगर आप यहाँ पे देखेंगे R1 के साथ क्या हो गया कि हमारा कीटो ट्रांसफर हुआ है, और ये जो एमिनो है वो हमारा कीटो पे ट्रांसफर हुआ है। बस ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो ट्रांसफर हुआ दैट इज ट्रांसएमिनेशन। दूसरा क्या है कि हमारा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब क्या है कि एमिनो एसिड्स का रिमूवल, वहां पे ट्रांसफर हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह गया, दूसरा वाला उसके जगह पे आया, ट्रांसफर। यहाँ पे क्या है, डीएमिनेशन मतलब रिमूव हो रहा है, टोटली रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो अब ये टोटली रिमूव कैसे होगा, जैसे एल एलेनिन है तो NH3 यहाँ पे एक ग्रुप है, तो डीएमिनेशन ये टोटली हमारा रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, NH3 टोटली रिमूव हो गया, तो दैट इज डीएमिनेशन। बहुत ज्यादा बड़ा नाम से लगता है बट इजी, काफी ज्यादा इजी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द एंजाइमेटिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल। तो ये क्या है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमको मिलता है वो हमारा क्रेब्स साइकिल से है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉमन पाथवे है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड्स के लिए। क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है कि यूरिया साइकिल प्रोटीन का है, मेटाबॉलिज्म के लिए है, या ग्लाइकोलाइसिस है तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है तो वो लिपिड्स के लिए। बट क्रेब्स साइकिल ही ऐसा साइकिल है जो तीनों को कंबाइन करता है, तीनों का जो यूनिट है वो इसमें आके मेटाबॉलिज्म में जाता है। तो ये कॉमन पाथवे है। मे बी ये आपको कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकता है कि नेम एनी साइकिल विच इज कॉमन पाथ विच एक्ट्स एज अ कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो आंसर विल बी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के और भी बहुत सारे नाम है बट ओके, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल लिखा है तो क्रेब्स साइकिल ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल्स में क्या है कि 1 मिनट, ग्लूकोज फैटी एसिड्स जितने भी हैं वो कॉमन एसिटाइल कोएंजाइम्स के रूप में यहाँ से स्टार्ट होते हैं। साइट्रेट सिंथेसिस के प्रेजेंस में क्या होता है, और कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में साइट्रेट बनते हैं। फिर एकोडिनोस आता है, वाटर का रिमूवल एंड एडिशन दोनों होता है, जो आइसोसाइट्रेट बनते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि आइसोसाइट्रेट से एक कार्बन मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनता है। फिर यहाँ पे कोएंजाइम्स आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, सुसिनाइल कोएंजाइम्स ए बनता है। नेक्स्ट सुसिनेट बनता है, फ्यूमरेट, मैलेट एंड लास्टली ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा साइकिल याद करना है विथ कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है। जैसे यहाँ पे एकोटिडेज कैटालाइज कर रहा है तो आइसोसाइट्रेट बनता है, उसके बाद रिमूवल एंड एडिशन ऑफ वाटर म्यूचुअली हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये पूरे साइकिल आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, ऑप्शंस अदर कुछ नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज कीटोन बॉडीज एंड हाउ कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। तो कीटोन बॉडीज क्या है, वाटर सॉल्युबल कीटोन बॉडीज बेसिकली क्या है कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमारे कीटोन ग्रुप्स होते हैं, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे फैटी एसिड से, लिवर के द्वारा। ठीक है, तो अब हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज कब प्रोड्यूस करते हैं, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का कमी रहता है तो कीटोन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो बहुत दिनों तक हम फास्टिंग रहे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग गए, स्टार्वेशन में है, या कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट रिस्ट्रिक्शन में है, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, या कोई भी ट्रीटमेंट्स के बेसिस में हमारा बॉडी में ऑटोमेटिक जो है क्या होता है कि जैसे ही हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज का कमी पड़ जाता है तो हमारा फैटी एसिड्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। जो भी फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में है वो कीटोन बॉडीज में ब्रेक डाउन करने लग जाता है ताकि उससे हमको एनर्जी मिले। बट बहुत ज्यादा अगर करने लग जाएगा तो वो काफी हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होने लग जाता है। कीटोन बॉडीज अगर बहुत मात्रा में बढ़ गया तो मे बी डायबिटीज मेलाइटिस का एक सिम्टम्स आपको दिख सकता है। कैसे बनेगा, तो कीटोन बॉडीज क्या होता है कि हमारे लीवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये क्या चीज में बदलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में।
उसके बाद हमारा, अब जानते हैं क्रेब्स साइकिल वाला कि एसिटाइल कोएंजाइम्स क्रेब्स साइकिल में आता है, हमारे एनर्जी को ऑक्सीडाइज करता है। और कब करता है? जब भी हमने पहले पढ़ लिया कि जब भी ग्लूकोज में रिस्ट्रिक्शंस होगा, इंसुलिन लेवल कम होगा, तब ये बनता है। उसके बाद अब क्या हुआ, ये जो फैट सेल है ये हमारे लीवर के द्वारा, हेपेटोसाइट्स या माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल के द्वारा लिया गया, कोएंजाइम्स ए के द्वारा बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटाइल सीओए बना। उसके बाद ये जो कीटोन बॉडीज है, ये अगर ज्यादा मात्रा में बन गया है तो हमारे क्या होता है, यूरिन में जनरेट होने लग जाता है कीटोन बॉडीज के फॉर्म में। और जो एक डिटेक्ट हो गया कीटोन बॉडीज, तो ये क्या है कि एबनॉर्मलिटीज है, यूरिन का एबनॉर्मलिटीज है कि कीटोन बॉडीज उसमें दिख रहा है। अब क्या है, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो गया है तो मे बी वन काउस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, तो ये हमारा चैप्टर्स का मतलब ये पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे आई थिंक दूसरा क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके।